सिनेमा शौकीन से आपका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं सहारा के बारे में। ये कहानी है एक एक्सप्लोरर की, जिसे एक छुपे हुए खजाने के बारे में पता लगा है। वो किसी भी कीमत पर इस खजाने को पाना चाहता है, मगर उसे पता नहीं है कि ये काम कितना ज्यादा मुश्किल होने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने 1865 का दृश्य आता है। ये वो वक्त है जब सिविल वॉर खत्म होने वाला है और सारे लोग यहाँ पे जोरों शोरों से काम पे लगे हुए हैं। इन्हें पता है कि यहाँ कितना बड़ा खजाना है। ये सारे के सारी कीमती चीजों को भरने लगते हैं एक जहाज के ऊपर, लेकिन दुश्मनों को भी ये बात पता है। वो लोग बार बार इस जहाज के ऊपर हमला कर रहे हैं। यहाँ की लड़ाई बढ़ती ही जा रही है। अब जहाज पानी में उतर चुका है, दुश्मन जहाज पे हमला कर रहे हैं और जहाज से ये लोग दुश्मनों पे हमला कर रहे हैं। थोड़ी देर तक ऐसे ही गोलीबारी होती रहती है। अंत में कैप्टन अपना दिमाग लगाता है। वो जानता है कि वो लोग समंदर के बीचों बीच है। अगर वो ऐसे ही गोली चलाते रहे तब दुश्मनों को पता लग जाएगा कि जहाज कहाँ पे है। तब वो जहाज को शांत कर देते हैं, गोली भी चलाना बंद कर देते हैं ताकि दुश्मनों को दिखे ही ना कि ये जहाज कहाँ पे है। अब कहानी चली आती है वर्तमान समय में। हमारे सामने आता है पश्चिमी अफ्रीका का दृश्य। यहीं पर हम ईवा रोजर्स नाम के एक डॉक्टर को देखते हैं जो WHO के लिए काम करती है। हाल ही में उसे खबर मिली थी कि यहाँ पर प्लेग फैला हुआ है, मगर इस बात की पुष्टि कोई भी नहीं कर रहा। इसीलिए वो पेशेंट को देखने आई। यहाँ आते ही वो जाती है एक पेशेंट के पास जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। तभी वो पेशेंट की माँ से बात करती है। वो औरत बताती है कि मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक था, मगर जब से वो अपने पिता के साथ काम करने के लिए माली गया तब से उसकी तबीयत खराब हो गई। उसके पिता लाइट हाउस में काम करते हैं। इस बात को सुनने के बाद एवा इस आदमी के ब्लड का सैंपल लेती है और बाहर आकर के अपने साथी फ्रैंक से कहती है कि हमें माली चलना पड़ेगा। अगर इस बीमारी की शुरुआत वहाँ से हो रही है तो हमें कारण जानना पड़ेगा कि वहां तक बीमारी पहुंची कैसे। फ्रैंक कहता है कि वहां जाना खतरे से खाली नहीं है, वो जगह बहुत ही खतरनाक है, मगर ईवा नहीं मानती। तब वो कहता है कि पहले हमें WHO को इत्तला करना पड़ेगा इसके बारे में, तभी हम वहां पर जा पाएंगे। ईवा कहती है कि तुम्हें जो करना है कर, मैं इस लड़के के पिता को देखने जा रही। वो निकल पड़ती है वहां जाने की। वो लाइट हाउस के पास पहुंचती है और चली जाती है अंदर, क्योंकि कोई भी दरवाजे पे नहीं आ रहा। अंदर जाते ही वो देखती है कि उस लड़के के पिता की मौत हो चुकी है। उसके शरीर पर भी वैसे ही निशान है और आंखों पर भी। अब वो बहुत ही ज्यादा उदास है। वो तुरंत आती है अपनी गाड़ी के पास ताकि वो इस आदमी का भी सैंपल ले सके। तभी पीछे से एक आदमी आकर के उसे पकड़ लेता है, जिसके चेहरे को वो देख नहीं पाती। उसने अपने चेहरे को ढक रखा है। वो ईवा को मारने की कोशिश कर रहा है। तब ईवा उसे धक्का देती है और भाग करके जाने लगती है समंदर की तरफ। तभी उसकी नजर पड़ती है दो लोगों पे, जिनसे वो मदद मांग रही है और कह रही है कि वो आदमी मुझे मारना चाहता है, मगर ये दो लोग भी उसी के साथ मिले हुए हैं। वो लोग ईवा को उठा करके पटकते हैं, फिर उसका गला दबाने लगते हैं। तभी वो आदमी आ जाता है चाकू लेकर के, ताकि वो ईवा को मार सके। इसी बीच एक तीर आकर के लगता है उस आदमी के हाथ में। ईवा देखती है कि समंदर से कोई आदमी आ रहा है जो इन्हें मार रहा है। इस आदमी का नाम है डर्क पीट। पीट आता है और इन सबको मारना शुरू कर देता है ताकि वो ईवा की जान बचा सके। ईवा देख रही है कि वो सबको मार रहा है। जैसे ही वो सबको मारता है ईवा बेहोश हो जाती है। कुछ समय के बाद जब उसकी आंख खुलती है तब वो देखती है कि अभी वो एक जहाज पे है। अब वो पूरे जहाज पे घूम रही है। यहाँ की सारी चीजें देखने के बाद उसे पता लगता है कि ये जहाज मरीन कॉर्पोरेशन का हिस्सा है, जो समुद्र में गुम हुई चीजों को ढूंढते हैं। जैसे ही वो आगे आती है उसकी मुलाकात होती है पीट के साथी से, जिसका नाम है एल। तभी उसकी नजर पड़ती है जेम्स नाम के आदमी पे, जो इस जहाज का मालिक है। तभी ये लोग देखते हैं कि पीट समंदर से बाहर आ रहा है। उसने एक राजा के ताबूत को बाहर निकाला है। जेम्स इस चीज को देखने के बाद बहुत खुश है। वो उससे कहता है कि जितनी जल्दी हो सके हमें इसे लेकर के म्यूजियम में चलना है। शाम को वहाँ पर पार्टी भी है। अब सारे लोग जाने की तैयारी करने लगते हैं। एल जब आकर के देखता है तो पीट एक डीलर से बात कर रहा है। वो कहता है कि मुझे इस डीलर से मिलना है। शाम होते ही पार्टी की शुरुआत हो जाती है। सबके सामने ताबूत को पेश किया जाता है, जिसे देखने के बाद सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं। वहीं दूसरी तरफ हम पीट को देखते हैं जो डीलर से मिलने जा चुका है। उस डीलर के हाथ में एक सोने का सिक्का है जिसपे लिखा है CSA, यानी कि ये उसी जहाज का है जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था, जिसमें सारा का सारा खजाना। और इस खजाने को ढूंढना ही पीट की जिंदगी का सपना है। वो इस चीज को देखने के बाद भौचक्का रह जाता है। वो और जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर ये सिक्का कहाँ से मिला और वो जहाज तक कैसे पहुंच सकता है। दूसरी तरफ हम ईवा को पार्टी में देखते हैं। जेम्स उसे एक आदमी से मिलवाता है जिसका नाम है मसाड। मसाड इनकी मदद करता है चीजों को ढूंढने में। वहीं उसके बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं माली में। इस बात को सुनने के बाद ईवा कहती है कि मुझे माली जाना है। पहले मसाड उसे मना करता है, लेकिन ईवा नहीं मानती तो वो कहता है कि मैं तुम्हें भेज दूंगा। तभी यहाँ पर पीट भी आ जाता है जिसके हाथ में सोने का सिक्का है। वो जेम्स को सिक्का दिखाता है और कहता है कि मुझे पता लग गया है कि ये खजाना कहाँ पे है। माली में एक आदमी को ये सिक्का मिला है, यानी कि ये सारा का सारा खजाना और वो जहाज माली में ही कहीं है। मुझे सिर्फ 3 दिनों का वक्त चाहिए। मैं जाऊंगा और पता लगा लूंगा कि खजाना कहाँ है। जेम्स मना करता है, कहता है कि माली जाना खतरे से खाली नहीं है।
मगर पीट उसकी एक नहीं सुनता। वो उससे बस 3 दिन की मोहलत मांग रहा है। अंत में जेम्स मान जाता है। तब पीट अपने लिए टीम चुनता है। वो अपनी टीम में चुनता है एल और उसके साथ साथ रूडी को। बिना वक्त गंवाए सुबह सुबह ये लोग बंदरगाह पे पहुंच जाते हैं। तभी इनकी नजर पड़ती है एवा पे। एवा कहती है कि मुझे भी चलना है और मैंने जेम्स से परमिशन ले ली और मेरे साथ फ्रैंक भी चलेगा। पीट मना नहीं करता और वो इन्हें भी लेकर के निकल पड़ता है यहाँ से। रात में डिनर करने के बाद अब पीट और एवा दोनों एक साथ बैठते हैं। पीट एवा से पूछता है कि तुम आखिर माली क्यों जा रही? वो बताती है कि बीमारी की शुरुआत वहीं से हुई है, मुझे इसका पता लगाना है। वो पीट से पूछती है कि तुम क्यों जा रहे हो? तब वो सिक्का दिखाता है और कहता है कि यह खजाने का हिस्सा है जो एक जहाज में था जो 1865 में गायब हो गया था। मेरी जिंदगी का एक ही सपना है कि मैं उस जहाज को ढूंढूं और अब मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। सुबह होते होते ये लोग पहुंच जाते हैं माली। जहाज से उतरने के बाद ये लोग अपने अपने रास्ते पर निकल पड़ते हैं। ईवा सीधा निकल पड़ती है अपने काम पे और पीट निकल पड़ता है खजाने को ढूंढने के लिए। तभी हम मज़ार को देखते हैं जो जा करके मिलता है माली के तानाशाह से, जिसका नाम है जातेब काजिम। वो काजिम को पूरी बात बता देता है कि यहाँ पर एक लड़की आई हुई है जो WHO के लिए काम करती है। वो इसी बीमारी के बारे में पता लगाना चाहती है, लेकिन ये जगह तुम्हारी है। तुम्हें इसका निश्चय करना है कि तुम लोगों को ठीक करवाना चाहते हो या नहीं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं पीट को, जो उस आदमी के घर पे पहुंचता है जिसको वो सिक्का मिला था। तब वहाँ की औरत बताती है कि उस आदमी की मौत हो चुकी है बीमारी से। अब इन्हें समझ में नहीं आता कि ये लोग क्या करें। बाहर आकर के ये लोग बैठ जाते हैं। तब इस बारे में पीट सोचने लगता है कि वो सिर्फ अकेला आदमी नहीं हो सकता जिसे उस जहाज के बारे में पता हो। अगर जहाज इधर आसपास कहीं है तो और भी लोगों को पता होगा। तभी अजान होती है। अजान की आवाज सुनने के बाद वो चला जाता है मस्जिद के अंदर और जा करके मिलता है यहाँ के लोगों से। यहाँ के एक टीचर से उसकी मुलाकात होती है। वो उससे पूछने लगता है उस जहाज के बारे में। तब वो अंदर जाता है और सारी पुरानी किताबों को निकाल करके बताता है कि जब वो जहाज समंदर में आया था तब एक बहुत ही बड़ा तूफान आया हुआ था उस समय, जिसमें वो जहाज गायब हो गया। फिर 6 सप्ताह के बाद लोगों ने उस जहाज को देखा पास वाले नदी के पास और वहां से वो फिर से गायब हो गया। इतनी जानकारी पीट के लिए काफी है कि आखिरी बार उस जहाज को कहाँ देखा गया था। वो वापस आता है और अपने साथियों को लेकर के निकल पड़ता है जहाज को ढूंढने के लिए। इन लोगों ने नीचे एक डिवाइस लगा करके रखा है ताकि देख सके कि समंदर के नीचे क्या है। जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ते हैं रूडी इन्हें बताता है कि यहाँ पर नीचे कुछ है। वो लोग अपने मशीन को ऊपर निकालते हैं। तब देखते हैं कि मशीन के ऊपर जंग लगा हुआ है। ये लोग जंग का सैंपल ले लेते हैं। तभी सामने यहाँ पर सेना वाले चले आते हैं माली के और वो इनसे पूछते हैं कि वो डॉक्टर कहाँ पर है। हम डॉक्टर को ढूंढ रहे हैं। अब पीट इस बात को समझ चुका है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ होने वाला है, इसीलिए लोग डॉक्टर को ढूंढ रहे हैं। पीट जानता है कि अभी लोग उसे भी पकड़ लेंगे। वो उनके पास आकर के कहता है कि हमारी बोट खराब हो गई है, इस रस्सी को तुम लोग अपने बोट पे बांधो ताकि हम लोग यहाँ से निकल सके। वो लोग रस्सी बांध लेते। तब वो एल को इशारा करता है कि ये लोग बोट को तेज करें। जैसे ही वो बोट को तेज करता है आर्मी की बोट पलट जाती है। अब ये लोग तेजी से यहाँ से भाग रहे हैं। तभी आर्मी की 2 और यहाँ पर बोट चली आती है, जिससे वो लोग अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं। पीट बोट को चला रहा है और वो एल को इशारा करता है कि अब उसे क्या करना है। एल समझ जाता है कि इन्हें अब बोट को ब्लास्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले ये लोग फ्यूल के पाइप को काटते हैं, उसके बाद वहाँ पर एक सिगार लगा देते हैं ताकि थोड़े समय के बाद सिगार जैसे ही ऑयल तक पहुँचे ये पूरा का पूरा बोट बर्बाद हो जाए। अब अपनी प्लानिंग पूरी करने के बाद पीट तेजी से लेकर के बोट को जाने लगता है आर्मी वालों को बोट के पास। वो एल को कहता है कि वो नीचे कूद जाए। एल के कूदने के बाद पीट देखता है कि वो आ चुका है बोट के करीब। तब वो रूडी को भी लेकर के पानी में कूद जाता है और इनके बोट में होता है एक बड़ा सा ब्लास्ट, जिसमें बाकी 2 आर्मी वालों के भी बोट ब्लास्ट हो जाती। थोड़ी देर तैरने के बाद ये लोग किनारे पे आ जाते हैं जहाँ पर एक घर है। घर के अंदर आने के बाद रूडी कहता है कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हमें आगे बढ़ना चाहिए। तब पीट कहता है कि प्लान में थोड़ा चेंज। ये लोग उस लड़की के बारे में पूछ रहे थे, यानी कि उसकी जान खतरे में है। वो हमारी दोस्त है, हमें उसे बचाना पड़ेगा। अब तुम सीधा यहाँ से बाहर निकलो और जाकर के जेम्स से मिलो और उसे पूरी बात बताओ कि हमने उसके बोट को भी ब्लास्ट कर दिया है। इस बात से वो भड़केगा, लेकिन सिर्फ वही हमारी मदद कर सकता है। तुम उधर जाओ। मैं और एल जाते हैं उस लड़की की मदद के लिए। रूडी यहाँ से निकल जाता है। फिर एल और पीट भी यहाँ से निकल जाते हैं। तभी हम ईवा और फ्रैंक को देखते हैं जो एक गाँव में आए हुए हैं। पूरे गाँव में सन्नाटा है, दूर दूर तक यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं है। तब धीरे धीरे चल के ये लोग जाते हैं घर के अंदर, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लाशें पड़ी हुई और सबके शरीर पर वैसे ही निशान है, यानी कि ये सारे के सारे लोग बीमारी से मरे हैं। ईवा की आंखों में पानी आ जाता है। सुबह सुबह वो कुछ लोगों को बुलवाती है जो इन सारे लोगों का अंतिम संस्कार करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम रूडी को देखते हैं जो बॉर्डर क्रॉस कर चुका है। थोड़े समय के बाद ईवा पहुंचती है एक गाँव में। वो देखती है कि यहाँ पर एक कुआं है। कुएं में जब वो एक फ्लैशलाइट फेंकती है तब उसे समझ में आता है कि कुआं बहुत गहरा है, बिना नीचे गए कुछ पता नहीं लगेगा। तब वो अपने कमर में रस्सी बांध करके जाने लगती है नीचे। उसे बस पानी का सैंपल लेना है
ताकि वो पता लगा सके कि क्या बीमारी यहाँ के पानी पीने से फैली है। जैसे ही वो नीचे पहुंचती है, फ्रैंक कहता है कि ऊपर कुछ आर्मी वाले आए हैं, मैं उनसे बात करके आता हूँ। ईवा सैंपल ले लेती। इसी बीच वो सुनती है कि ऊपर गोलियां चल रही है। आर्मी वालों ने सबको मार दिया है, सिर्फ फ्रैंक ही जिंदा बचा है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आता है। हेलीकॉप्टर को आता हुआ पीट और एल भी देख लेते हैं। तब वो भी आने लगते हैं गांव की तरफ। वो समझ जाते हैं कि ईवा यहीं पर है। हेलीकॉप्टर से काजिम उतरता है और फ्रैंक से कहता है कि मुझे बताओ वो लड़की कहाँ पे है। फ्रैंक कहता है कि वो यहाँ पर आई ही नहीं। तब वो गुस्से में गोली मार देता है फ्रैंक को और अपने लोगों को कहता है कि वो लड़की अगल बगल में ही होगी, उसे ढूंढो और मार दो। वो चला जाता है यहाँ से। तब वो लोग आकर के झांकने लगते हैं कुएं की तरफ। ईवा इस चीज को देखने के बाद फ्लैशलाइट के ऊपर मिट्टी डाल देती है ताकि वो लोग रोशनी को ना देख सके और उन्हें सच में कुछ भी नजर नहीं आता, मगर फिर भी वो लोग नीचे गोली चलाने वाले हैं। तभी वहाँ पर फ्रैंक आ जाता है। फ्रैंक ने ईवा के बैग को देख लिया था कुएं के बाहर। वो जानता है ईवा अंदर ही है। वो आकर के लड़ने लगता है आर्मी वालों से। तभी दूसरी तरफ से एल भी लड़ने लगता है बाकी लोगों से। इनके बीच अब गोलीबारी हो रही है और ईवा को मौका मिल गया है ऊपर आने का। पीट सबको मार रहा है। वो देखता है कि पीछे एक सिपाही है जो मारने वाला है उसके साथी को। तब वो उसे मार देता है। तभी उसे एहसास होता है कि उसके पीछे एक और आर्मी वाला है जो अब उस पर गोली चलाने वाला है, मगर वो ट्रिगर को दबाता उससे पहले पीछे से एवा उसे मार देती है। अब सारे के सारे आर्मी वाले मारे जा चुके हैं। तभी एवा देखती है कि फ्रैंक भी मर चुका है। उसकी मौत से वो बहुत ही ज्यादा दुखी है। पीट कहता है कि यह समय शोक मनाने का नहीं है, हमें काजिम के एरिया से बाहर निकलना पड़ेगा। वो गाड़ी लेकर के जाने लगता है उन्हें यहाँ से दूर। वहीं दूसरी तरफ हम जेम्स को देखते हैं जिसे पूरी बात पता लग गई है। इसीलिए वो CIA के एक एजेंट से मदद मांगता है जिसका नाम है कार्ल। कार्ल कहता है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा। तभी पीट एवा को लेकर के बॉर्डर क्रॉस कर जाता है, लेकिन यहाँ पर भी इन्हें शांति नहीं है। यहाँ पर किसी और का राज चलता है। वो इन्हें पकड़ करके ले जाते हैं अपने मुखिया के पास जिसका नाम है मोदीबो। मोदीबो इनसे पूछताछ करना शुरू करता है। तब एवा उसे बताती है कि वो एक डॉक्टर है। यहाँ पर लोग मर रहे थे इसीलिए वो उनके इलाज के लिए आई, लेकिन इनका इलाज तभी हो सकता है जब बीमारी का हमें पता हो और मैं उसी के बारे में पता लगा रही। इन बातों को सुनने के बाद मोदीबो उसे लेकर के जाता है घर के अंदर जहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे ही बीमार पड़े हैं। जब ईवा इन्हें चेक करती है उसे पता लगता है कि ये लोग भी उसी बीमारी से क्षतिग्रस्त हैं। बाहर आकर के वो पानी का सैंपल देखने लगती है। सैंपल देखने के बाद उसे सारी बात समझ में आ जाती है। वो आकर के बताती है पीट को कि ये बीमारी प्लेग नहीं है। सबको यही लग रहा था कि ये प्लेग है, मगर इस बीमारी को कोई फैला रहा है पानी के रास्ते। यहाँ का पानी जहरीला हो चुका है। इस बात को सुनने के बाद पीट जाकर के ये बात बताता है मोदीबो को। मोदीबो कहता है कि मुझे कैसे भी इन लोगों की जान बचानी है, अभी मैं किसी से भी लड़ना नहीं चाहता। तभी हम एल को देखते हैं फुटबॉल खेलते हुए। उसकी फुटबॉल चली जाती है घर के अंदर जाकर के वो देखता है कि यहाँ पर एक ड्राइंग बनी हुई है जो कि एक नक्शा है। वो तुरंत बुलाता है पीट को। नक्शे में पीट को नजर आ जाता है वही जहाज जो कि एक मरुस्थल में है। तब उसे पूरी बात समझ में आ जाती है। आज से सैकड़ों साल पहले यहाँ पर एक नदी हुआ करती थी जो पूरे तरीके से सूख गई और वहाँ पर एक मरुस्थल बन गया, यानी कि ये जहाज नदी के अंदर थी। और जैसे ही नदी सूखा ये जहाज चला गया मरुस्थल के अंदर। उसे बगल में ही एक किला नजर आता है। वो समझ जाता है कि अगर ये लोग किले तक पहुंच गए तब इन्हें जहाज के बारे में पता लग जाएगा। यहीं पर वो देखता है कि किले के पास से एक सीक्रेट नदी बहती है। वो एवा को कहता है कि शायद जो भी जहर मिला रहा है वो इसी नदी में जहर मिलाता है ताकि जहर हर जगह फैल जाए। तो हमें उस किले के पास पहुंचना पड़ेगा, तब जहाज के बारे में भी पता लगेगा और उस नदी के बारे में भी। थोड़े समय सफर करने के बाद ये लोग पहुंच जाते हैं उस जगह पे। यहाँ आने के बाद पीट को एक और बात पता लगती है कि मसार्ड ने यहाँ पर अपना सोलर प्लांट बना करके रखा है। उसके साथ साथ यहाँ पर एक रेलवे ट्रैक भी है। पीट निश्चय करता है कि हमें पता लगाना है कि आखिर ये रेलवे ट्रैक कहाँ तक जाता है। अब बड़े ही चालाकी से ये लोग ट्रेन के ऊपर चढ़ जाते हैं। तभी दूसरी तरफ हम रूडी को देखते हैं। रूडी को वही सैंपल्स मिलते हैं जो उसने समंदर के नीचे से निकाला था उस जंग में, और तुरंत उसकी रिपोर्ट निकालता है। रिपोर्ट देखने के बाद वो दंग रह जाता है और जेम्स भी इस रिपोर्ट को देखने के बाद दंग है। दूसरी तरफ हम देखते हैं पीट को जो अपने साथियों के साथ अंदर है। वो देखता है कि यहाँ पर बहुत सारे रेडियो एक्टिव केमिकल्स हैं जिन सबको स्टोर किया जा रहा है, और जहाँ पर ये स्टोर होता है वहाँ पर बहुत ही ज्यादा केमिकल लीकेज हो रही है। लीक होने के बाद सारा का सारा केमिकल जा रहा है जमीन में, और जमीन के रास्ते वो जा रहा है नदी में, और इसी की वजह से ये सारे के सारे लोग मारे जा रहे हैं। इस चीज को देखने के बाद इनकी हालत खराब होने लगती है। ये अब किसी भी कीमत पे यहाँ से बाहर निकलना चाहते। तभी मसार्ड के लोग इन्हें पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ रूडी और जेम्स पहुंचते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर के पास और बताते हैं कि जो केमिकल माली में फैल रहा है उसी का सैंपल हमें मिला है, और जिस तेजी से ये फैल रहा है ये जल्दी ही न्यूयॉर्क तक पहुंच जाएगा, इसीलिए हमें कोई ना कोई तो कदम उठाना पड़ेगा। मगर ये ऑफिसर इनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। दूसरी तरफ मसार्ड बात कर रहा है ईवा से। ईवा कहती है कि तुम्हारे केमिकल की वजह से हर जगह जहर फैल रहा है। मसार्ड इस बात को मानने को तैयार नहीं है।
वो कहता है कि तुमने खुद मशीनों को देखा है, यहाँ पर जितने भी केमिकल होते हैं उन सबको हम हवा में भाप बना करके उड़ा देते हैं। लेकिन ईवा जब उसे समझाती है तब मसाड को पहली बार समझ में आता है कि सारी फसाद की जड़ केमिकल्स ही है। वो तुरंत आकर के बात करता है काजिम से और उसे कहता है कि हमें इस फैक्ट्री को बंद करना पड़ेगा। काजिम कहता है कि अगर तुम्हें बंद करना है तो बंद करो, मगर मुझे मेरा हिस्सा मिलते रहना चाहिए। लोगों की मौत से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं पीट और एल को ये लोग लेकर के जा रहे हैं मारने के लिए, मगर रास्ते में ये लोग पीछे वाले डब्बे को खोल करके नीचे कूद जाते हैं और बड़ी मुश्किलों का सामना करने के बाद वो पहुंचते हैं मोदीबो के पास और उससे मदद मांगते हैं कि वो काजिम के खिलाफ लड़ाई छेड़े। मगर मोदीबो कहता है कि हम उससे नहीं लड़ सकते, उसके पास बहुत सारे आधुनिक हथियार। पीट थोड़ा सोचता है और अंत में कहता है कि मुझे तुम्हारी गाड़ी चाहिए। मोदीबो उसे गाड़ी दे देता है। तब वो काजिम का रूप लेकर के पहुंच जाता है उस सोलर वाले प्लांट के पास और गार्ड्स को बंदूक दिखा करके चला आता है अंदर आने के बाद उसे एहसास होता है कि पूरा का पूरा प्लांट खाली है, यहाँ पर कोई भी वर्कर नहीं है। वो समझ जाता है कि मसाड को भी इस बात का एहसास हो गया कि सारे के सारे केमिकल यहीं से बाहर जा रहे हैं और अब अमेरिका तक ये बात ना पहुंचे, इसीलिए वो पूरे के पूरे प्लांट को ब्लास्ट करने वाला है। पीटेल को कहता है कि तुम जा करके बॉम्ब को ढूंढो, मैं ईवा को ढूंढ रहा हूँ। तभी उसे हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई पड़ती है। वो समझ जाता है कि हेलीकॉप्टर की मदद से मसाड यहाँ से भागने वाला है। वो भाग करके जाता है ऊपर, देखता है कि ईवा को लेकर के मसाड जा रहा है। तब उस पर पीट बंदूक तान देता है और कहता है कि ईवा को छोड़ दो। तभी वही नकाब वाला आदमी आकर के हमला कर देता है पीट पे। ये लोग नीचे लड़ रहे हैं। ऊपर ईवा लड़ने लगती है मसाड से और कूद जाती है प्लेन से बाहर और वो भी लड़ रही है उस नकाब वाले आदमी से। वहीं दूसरी तरफ हम एल को देखते हैं जिसे वो बॉम्ब मिल जाता है जो कि एक ड्रम में है और ये ड्रम धीरे धीरे करके सोलर की तरफ जाएगा। जैसे जैसे यहाँ का तापमान बढ़ेगा तुरंत ही ये बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। वो बड़े ही चालाकी के साथ बॉम्ब को बाहर निकाल लेता है। तापमान के बढ़ने से पहले उसने बॉम्ब को अपने बैग में रख लिया है। दूसरी तरफ मसाड यहाँ से भाग रहा है। तभी पीट एक दमदार किक मारता है उस नकाब वाले आदमी को। तब वो आदमी नीचे गिर के मर जाता है। अब एल भी वापस आ चुका है और ईवा भी। ये तीनों गाड़ी में बैठ करके यहाँ से भागने लगते हैं। तभी काजिम चला आता है हेलीकॉप्टर लेकर के। वो अंधाधुन इस पर गोलियां चला रहे हैं। एल बताता है कि उसके पास वही बॉम्ब है जो कि लगाया गया था पावर प्लांट में। पीट कहता है कि उस बॉम्ब को निकालो, उसी बॉम्ब से हम पीछा छुड़ा पाएंगे काजिम से। उस बैग में बहुत सारे बॉम्ब थे जिनमें से एक एक करके ये लोग बॉम्ब को बाहर फेंक रहे हैं और एल उस पर शूट कर रहा है। यहाँ पर बड़े से बड़ा ब्लास्ट होते जा रहा है जिसे देखने के बाद काजिम को कुछ भी नजर नहीं आता और ये लोग आगे आने लगते हैं। तभी पीट देखता है कि ब्लास्ट के कारण अभी ने जहाज भी नजर आने लगा है जो कि अब तक छुपा हुआ था मरुस्थल के नीचे। तब ये लोग गाड़ी से निकल करके चले जाते हैं जहाज के अंदर, लेकिन काजिम अभी भी इनका पीछा नहीं छोड़ रहा। उसने भी जहाज को देख लिया है। वो अंधाधुन गोलियां चलाने लगता है चारों तरफ से और धीरे धीरे करके कुछ लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। तभी इनकी नजर पड़ती है जहाज के कैनन पे। कैनन के अंदर ये लोग गोला डाल करके इंतजार करने लगते हैं कि काजिम का हेलीकॉप्टर कब आएगा सामने। थोड़ी देर के बाद वो हेलीकॉप्टर लेकर के आगे आने लगता है। तब ये लोग कैनन से उस गोले को छोड़ते हैं और काजिम का हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट होने के बाद ये लोग देखते हैं कि काजिम की पूरी सेना ने घुटने टेक दिए हैं। इन्हें ये बात समझ में नहीं आती। जहाज से बाहर आकर के ये लोग देखते हैं कि मोदीबो अपनी पूरी सेना को लेकर के आ चुका है और उसे ही देखने के बाद इन लोगों ने घुटने टेके हैं। अब पीट बहुत ही ज्यादा खुश है क्योंकि उसने उस खजाने को भी ढूंढ लिया। वो जब जहाज के अंदर देखता है तो उसे चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सोने के सिक्के नजर आते हैं। तभी हम मसाड को देखते हैं दूसरे देश में। जब वो लंच कर रहा होता है तभी यहाँ पर हम काल को देखते हैं। काल ने मसाड के ड्रिंक में जहर मिला दिया है ताकि उसकी भी ऐसी ही मौत हो जैसी मौत उसने मासूम लोगों को दी है। आगे हमें पता लगता है कि पीट ने खजाने में से कुछ भी नहीं लिया। वहाँ के रेबल और मासूम लोगों के लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया ताकि उनकी जिंदगी बेहतर हो सके। वहाँ से निकलने के बाद ईवा और पीट दोनों एक साथ रहने लगे और वो एक साथ ही रहेंगे। फिर इसी के साथ फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।